नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण के बारे में आपको पढ़ाया था पूरा कि उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। और उसके बाद में एक वर्ड आपको बताया था, मानकीकृत। तो मानकीकृत से संबंधित कोई चीज मानकीकृत कब होगी? जब उसमें क्या क्या चीजें होगी? वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, विश्वसनीयता होगी और मानक होगा। तो ये सब है क्या? इनमें डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में आपका इनसे संबंधित कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये भी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनसे संबंधित कभी कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जो विद्यार्थी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा 90% का ये क्वेश्चन गलत ही होगा। इनसे रिलेटेड जो आएगा वो, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप उन स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाओगे जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं और जिसके निश्चित रूप से ये क्वेश्चन से ही होगा। अब ये चार वर्ड हैं क्या? ये लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको ये चार वर्ड बताए थे कि इसके अंतर्गत जो परीक्षण की वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और मानकों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम वैधता देखते हैं कि वैलिडिटी क्या है। उसी मनोवैज्ञानिक गुण का मापन जिसके मापन के उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया जाता है, वही परीक्षण वेद माना जाता है। अब ये, यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं, तो जो परीक्षण निर्माण करता है उसके द्वारा जिस मनोवैज्ञानिक गुण के मापन की घोषणा की गई है, वह परीक्षण उसी का ही मापन करता हो तो वो वेद परीक्षण होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि मुझे बुद्धि का जो है परीक्षण करना है और इसके लिए मैंने कोई एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया बुद्धि के मापन के लिए। मुझे अलग अलग कुछ बच्चे हैं, उन पे मुझे प्रयोग करना है। अब मैंने जो मानक, जो परीक्षण मैंने बनाया है, वो वैलिड कब होगा, वो मानकीकृत कब होगा? जब उसमें वैधता का गुण होगा। और वैधता क्या है? कि वो परीक्षण उसी चीज का मापन करता हो जिसके लिए वो बनाया गया हो। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको इससे पहले का जो वीडियो था उसमें एक चीज समझाई थी, पद, कि जो पद लेखन होता है और बाद में पद का विश्लेषण होता है। ये समझाया था आपको। पद माने आपको क्या बताए थे मैंने? आइटम, यानी क्वेश्चन। अब मान लीजिए, मैंने लगभग जो 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो क्वेश्चन, वो आइटम, वो पद, उनमें से कुछ ऐसे आ गए कि मुझे वो परीक्षण तैयार तो करना था बुद्धि का। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको लेक्चर भी समझाया था, जो उदाहरण भी दिया था, वो बुद्धि के मापन का बताया था। अब वहां पर मैंने 100 प्रश्न बनाए कि मुझे बुद्धि का मापन करना है इन बच्चों का। अब उस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत मैं विशेष तौर से जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे बन गए, कुछ पद ऐसे बन गए जो कि जो बुद्धि का मापन नहीं करके और समायोजन का मापन करने का प्रयास करेंगे, या जो समायोजन का मापन करेंगे या किसी के व्यक्तित्व का मापन करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे बन गए जो पर्टिकुलर बुद्धि का मापन नहीं कर रहे हैं, कई बार बन गए ऐसे। तो अब जो परीक्षण मैंने बनाया है, क्या वो परीक्षण पूरी तरह से वेद है क्या? वो वेद नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया किसके लिए था? बुद्धि के मापन के लिए। और उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ पद ऐसे भी आ गए जो कि किसका मापन करेंगे? व्यक्तित्व का करेंगे, समायोजन का करेंगे, अभिव्यक्ति का करेंगे, या कुछ इस तरह के आइटम उसमें आ गए। तो अब वो वेद कब होगा? उसमें से मुझे उन पदों को हटाना पड़ेगा जो कि बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि मुझे मापन किसका करना है? बुद्धि का मापन करना है। तो ये चीज समझ गए आप कि कोई भी जो परीक्षण होता है मानकीकृत होता है, तो मानकीकृत की कई विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं में एक होती है वैधता, कि वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, यानी वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? वो उसी गुण का मापन करता हो जिस गुण के लिए, मापन के लिए उसको बनाया गया है। तो जैसे मुझे बुद्धि के मापन के लिए मैंने कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया, तो वो परीक्षण ऐसा हो कि वो बुद्धि का ही मापन करे। ऐसा नहीं हो कि वो समायोजन का मापन भी कर रहा है, वो किसी का जो व्यक्तित्व का भी मापन कर रहा है, अभिरुचि का भी मापन कर रहा है। तो फिर वो जो परीक्षण है वो वेद नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैसे भी लैंग्वेज घुमा के दे दे, आप इन उदाहरणों को याद रखना। अब मैं देसी भाषा का एक उदाहरण आपको और दे देता हूं।
थोड़ा सा आपको और समझ में, हालांकि समझ में आ गया होगा कि वैलिडिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन बनाई जिसका उद्देश्य क्या था, उस मशीन को बनाने का वेट तोलना, कि आपका वेट कितना है, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो। मैंने एक वेट बनाई, वेटिंग मशीन। अब वो बनाई तो थी मैंने वेट तोलने के लिए, लेकिन जब उस पे कोई खड़ा होता है तो मापन जो है वो उसके तापमान का कर रहा है, यानी उस मशीन में कुछ ऐसी चीजें भी बन गई जो तापमान का जो है वो मापन कर रही है। मैंने बनाया किसके लिए था, किस चीज के लिए बनाया था उस मशीन को, वेट तोलने के लिए, लेकिन वो मापन किस चीज का कर रहा है, वो तापमान का भी मापन कर रहा है बीच में। तो इसका मतलब क्या वो वेद है क्या, वो नहीं है। तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। तो मैंने मनोवैज्ञानिक गुण का आपको बता दिया, आपको देसी उदाहरण की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसको सटीक इस तरह से समझना है आपको। जैसे और मान लीजिए मैंने किसी के व्यक्तित्व के गुणों का मापन करना है, मुझे व्यक्तित्व का मापन करना है। अब व्यक्तित्व के मापन करने के लिए मैंने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया। अब वो व्यक्तित्व मापन के लिए जो मैंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण मुझे करना है व्यक्तित्व के मापन का, वो वेद तब होगा जब वो उसी चीज का ही मापन करे जिसके लिए मैंने वो परीक्षण बनाया है। किस चीज का मापन करना है, व्यक्तित्व का। और अगर वो व्यक्तित्व का मापन ना करके और बीच में कुछ और भी मापन कर रहा है, जैसे बुद्धि का मापन कर रहा है या किसी और चीज का मापन कर रहा है, तब वो जो परीक्षण फिर वेद नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, एक आता है वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी को भी आपको समझना जरूरी है। वस्तुनिष्ठता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको वो घुमाने की कोशिश करेगा। इसका अर्थ परीक्षण के किसी प्रकार के पक्षपात और आत्मनिष्ठा के मुक्त रहने से है। देखिए मैंने आपको दो चीजें शुरू में समझाई भी थी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्टिव है वो यूनिवर्सल नहीं होता, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी वो यूनिवर्सल होता है, वो कहीं भी आप उस नियम को लागू करें वो अप्लाई होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, सेब पेड़ के लगा होगा तो वो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर उड़ के नहीं चला जाएगा। जैसे आपको उदाहरण के लिए कि उस नियम को, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो वो लागू होगा हर जगह। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठता, यानी हम जो परीक्षण कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें कुछ भेदभाव कर रहे हैं या कुछ इस तरह का परीक्षण यहां करें तो कुछ और रिजल्ट आए, कहीं कुछ और करें तो रिजल्ट कुछ और आए, फिर उस परीक्षण को कहीं और करें, तो फिर वो परीक्षण में मानकीकृत नहीं रहा वो। मैंने आपको बताया कि कोई परीक्षण जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो परीक्षण मानकीकृत होना चाहिए, और मानकीकृत होने के लिए उसमें कई विशेषताएं मैंने आपको बताई, तब वो मानकीकृत होगा। वो विशेषताएं क्या क्या थी, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और मानक। तो जब उसमें वस्तुनिष्ठता ही नहीं होगी तो वो परीक्षण कैसा नहीं होगा, मानकीकृत नहीं होगा, और मानकीकृत ही नहीं होगा तो फिर ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का होना या ना होना एक बराबर है। तो इसलिए परीक्षण की दूसरी जो विशेषता है वो वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, कि हम उस परीक्षण को कहीं भी लागू करें। जैसे मैंने कोई परीक्षण किया, मान लीजिए मैं कोई मनोवैज्ञानिक हूं, मैंने वो परीक्षण, कोई मेरा एक निर्धारण मैंने किया कि मुझे ये करना है, और मैंने इस तरह का मैंने कोई एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया। अब मेरी जगह उस परीक्षण को कोई और कर रहा है या कोई तीसरा भी कर रहा है, चाहे कोई फोर्थ कर रहा है, चौथा कर रहा है, पांचवा कर रहा है, कोई भी करता है, और हमारे सबके करने के बाद में भी वो चीजें हमारी वही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तो वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए यूनिवर्सल, कि कहीं कोई भी जो है उसको जो परीक्षण हमने बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पे मैं कर रहा हूं तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, कुछ और कर रहा है तो कुछ और आ रहा है। परीक्षण है ना, ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई भी जो है वो करे तो वो उसका रिजल्ट वो ही रहे। तो वस्तुनिष्ठता से मतलब है यूनिवर्सलनेस से, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसमें आत्मनिष्ठता जो है वो नहीं होना चाहिए। आत्मनिष्ठता वही हो गया, मैं कर रहा हूं तो कुछ और आ रहा है, फिर तीसरा कुछ और कर रहा है, फिर चौथा कर रहा है तो कुछ और आ रहा है। तो परीक्षण का जो दूसरा मानकीकृत का दूसरा गुण जो है वो क्या है, वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी उसमें होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा जो है मानकीकृत की विशेषता आती है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता क्या होती है, कि किसी परीक्षण को तब विश्वसनीय माना जाता है जब उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता।
इसमें देखिए कई चीज महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें तो किसी परीक्षण को विश्वसनीयता कब माना जाएगा? जब उस परीक्षण को हम एक से अधिक बार करें और अधिक बार करने पर भी जो अंकों के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, थोड़ा सा समझिएगा इसको, क्योंकि विश्वसनीयता समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहली बात तो देखिए, विश्वसनीय आप किसको कहेंगे? जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति भी हम कहते हैं कि कब है, कि जब पिछली बार हम मिले थे तब भी उसने वही बात कही, इस बार मिले तब भी वो वही बात कह रहा है, परसों मिलेंगे तब भी वो वही बात कह रहा है, तो हम कहते हैं भाई विश्वसनीय है। यानी इसकी बात में कोई चेंज नहीं आता, ये पहले मिला था तब भी इसने यही बात बोली थी, 10 साल पहले भी मुझे यही बोला था, आज भी मुझे यही बोल रहा है। तो वो चीज क्या है? विश्वसनीय है। यानी कोई एक ही परीक्षण है, हम उसको बार बार कर रहे हैं और बार बार हमारे लगभग वही रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, हालांकि विश्वसनीय मैंने आपको पहले भी समझाया था, कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेटिंग मशीन बनाई, मैं एक बार चढ़ा, मेरा वजन आ गया मान लीजिए 80 किलो, फिर मैं दोबारा चढ़ा, फिर मेरा 80 किलो, तीसरी बार चढ़ा, फिर मेरा 80 किलो, चौथी बार चढ़ा, फिर मेरा 80 किलो। इसका मैं मान सकता हूं कि हाँ, जो मशीन है वो सही है। थोड़ा अब उसको और डीपली हम देखें तो जैसे एक बार मैं चढ़ा तो उसका मेरा वजन मान लीजिए 80 किलो और 400 ग्राम आया। मैं दोबारा उस मशीन पे चढ़ता हूं तो 80 किलो 300 ग्राम आता है। फिर मैं तिबारा चढ़ा तो 80 किलो और 350 ग्राम आया। ये जो चीज है, ये चीज होती है तो भी वो चीज विश्वसनीय मानी जाएगी। यानी अंकों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी इसके अंदर जो आंकड़े हैं, जो हमारा परीक्षण है, उसमें सुसंगतता पाई जाती है, यानी उसके सिमिलर वो चीज हमें प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया, मान लीजिए समायोजन का मैंने कोई परीक्षण बनाया। अब उसमें 150 बच्चे हैं मान लीजिए। पहली बार जब वो उन बच्चों का मैंने परीक्षण किया, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो कुछ बच्चों के, जैसे मान लीजिए उसमें किसी बच्चे के नंबर, जैसे मान लीजिए 4-5 कोई बच्चे हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। 100 नंबर में से किसी बच्चे के 80 नंबर आए, किसी बच्चे के 70 आए, किसी के 60 आए और किसी के 50 आए। अब मैंने 20-25 दिन बाद में वही परीक्षण मैंने दोबारा किया उन बच्चों पे, कि भाई वो परीक्षण मेरा इस तरह है कि मैं दोबारा भी अब उन पे कर सकता हूं, समायोजन से संबंधित, या कोई भी मान लीजिए बुद्धि का है या कोई व्यक्तित्व का है, XYZ कोई भी। अब जो दोबारा मेरे पास में जो आंकड़े आए, मान लीजिए पहले वाले के जो अब अंक आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं, 70 वाले के 25 आ रहे हैं, 60 वाले के 20 आ रहे हैं और 50 वाले के 10 आ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या यहां पर आंकड़ों की सुसंगतता है क्या? यहां पर आप इसको देखिए अच्छे से, क्या इसमें आंकड़ों की कहीं भी सुसंगतता है? अब इसका क्वेश्चन आपको, इसका उत्तर आपको थोड़ी देर में फिर मिल जाएगा अगर आपको नहीं आया तो। और अब मान लीजिए 40 अंक की बजाय इसके नंबर आए थे 75, 70 वाले के नंबर आगे मान लीजिए 72, 60 वाले के नंबर आगे मान लीजिए 62, 50 वाले के नंबर आगे मान लीजिए 49। अब क्या इस परीक्षण में जब वही मनोवैज्ञानिक परीक्षण मैंने दोबारा किया, तो क्या इस बार आंकड़ों की जो दोबारा आंकड़े आए हैं मेरे पास में, क्या उसका पहले वाले आंकड़ों के साथ में कुछ सुसंगतता है? अब है। 80 वाले के 75 आ गए, इसका मतलब वो बिल्कुल आसपास उसका रिजल्ट फिर से आ रहा है। 70 वाले के 72 हैं, यानी वही बिल्कुल आसपास। 60 वाले के 62 हैं, 50 वाले के 49 हैं, यानी यहां आंकड़ों की सुसंगतता है। यानी वो परीक्षण जो है वो हमारा कैसा माना जा सकता है? विश्वसनीय परीक्षण माना जा सकता है। और अगर मान लीजिए 80 की बजाय दोबारा उसके 40 आ रहे हैं, 70 वाले के 25 आ रहे हैं, इसका मतलब अब वहां वो हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विश्वसनीयता उसमें नहीं है। एग्जाम में जब भी आपके ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो 80 का 75 या ऐसे नहीं देगा, वो आपके यही देगा कि एक बार 80 अंक आए, दोबारा भी 80 आए और तिबारे भी 80 आए, तो बताइए उसमें कौन सा गुण है? वो विश्वसनीयता है। आपके एग्जाम के अंदर वो इतना डिफरेंस या इतना डीपली, हालांकि ऐसे नहीं पूछता, इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तो समझ में आना जरूरी है ये चीज।
कभी वो इस तरह से मान लीजिए क्योंकि सही टर्म तो यही है आंकड़ों की सुसंगतता, यानी अंकों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना, एग्जैक्ट वही अंक आएगा, इसकी हमने बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि बड़े अर्थों में हम कह देते हैं कि ठीक है दोबारा भी वही अंक आए तो हम कह देंगे कि वो प्रेक्षण विश्वसनीय है, लेकिन उससे भी गहराई में अगर सही मायने में अर्थ देखा जाए तो वो ये है जो मैं आपको अब समझा रहा हूं। तो यहां 80 के 75 आ रहे हैं, 70 के 72 आ रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण जो है उसके अंदर कौन सा गुण है, उस परीक्षण में विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है। तो फिर से देखिएगा, किसी परीक्षण को तब विश्वसनीय माना जाता है, यानी क्या माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, जब उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें कई चीजें देखने को है कि हम वो बार बार उस परीक्षण को करेंगे, बार बार उस परीक्षण को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे सामने जो अंक आएंगे उनमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, 70 के 72 हो जाएंगे या फिर 70 के 68 हो जाएंगे। लेकिन 70 के अगर 25 हो गए या 70 के मान लो 100 हो गए, इसका मतलब वो परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं देसी भाषा में, कोई वेटिंग मशीन है, आप घर पे वेटिंग मशीन लेके आए। अब मान लीजिए आप यहां वो नंबर बताएगा, आप इस वेटिंग मशीन पे खड़े हुए और खड़े होने के बाद में आपने अपना वेट तोला, तो एक बार आपका वेट मान लीजिए कितना भी आया हो, जैसे 90 केजी आया। अब उसके बाद दोबारा आपने कहा यार 90 है, चलो दोबारा और इस पे चढ़ के देखता हूं। फिर आप दोबारा इस पे चढ़े तो आपका वेट आया 55 किलो उसी समय। फिर आप तीसरी बार और चढ़े तो आपका वेट आया 110 केजी। क्या ये परीक्षण, क्या ये जो मशीन है, क्या ये विश्वसनीय है क्या? आप कह देंगे नहीं साहब ये तो मशीन ही खराब है, इसको रिफंड करना पड़ेगा, ये वापस इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन खराब है। और वही मान लीजिए आपका वेट एक बार 90 आया, दोबारा आप चढ़े तो उस पे आ गया 89.500 ग्राम, या तीसरी बार चढ़े के आ गया तो 90.100 ग्राम या 90.200 ग्राम। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मशीन सही है, 100-200 ग्राम तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब ये जो विश्वसनीयता है इसके दो प्रकार हैं मेनली, हालांकि तीसरा और है सम विषम विश्वसनीयता वाला, वो कोई ऐसा खास नहीं है। ये शुरू वाले जो दो हैं ये प्रकार महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। जो मैंने आपको इतनी देर समझाया है वो यही है, यानी विश्वसनीयता का यही प्रकार है जो मैंने आपको इतनी देर समझाया है। क्या है? एक परीक्षण को एक बार क्रियान्वित करने के बाद कुछ समय अंतराल के पश्चात पुनः उसी प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है, यानी वो प्रतिदर्श से मतलब वही नमूने, वही आंकड़े, जो जो परीक्षण हमने किया है उसी से संबंधित, मतलब वही जो हम कर रहे हैं वही नमूना, तो उसी प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है और उन दोनों बार के आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है। ये लाइन घोट लेना इसको, आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है, तब वह परीक्षण जो है वो पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात होता है। ये आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है, जो हमने पहले परीक्षण किया उसमें कितना आ रहा है, दोबारा क्या उसके आसपास आ रहा है क्या, तो वो जो परीक्षण है वो विश्वसनीयता का कौन सा उसमें कहलाता है प्रकार, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, यानी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो इतनी देर जो मैं कहानी आपको सारी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं वो यही था, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। इसके बाद में मान लीजिए और एक दूसरा आता है समांतर रूप विश्वसनीयता, यानी पैरेलल पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए दो परीक्षण मैं समानांतर रूप से भी उसमें ले सकता हूं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई जोड़ बाकी का मुझे चेक करना है कि बच्चों को जोड़ बाकी मान लीजिए कोई है, प्लस माइनस वगैरह क्या इनको आते हैं, तो उसी के समानांतर में थोड़ा सा उसको घुमा करके और गुणा भाग से संबंधित उसी चीज को ही, कि जैसे मान लीजिए 2+2 = 4 होते हैं, यह है, और 4 के अंदर आप 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी इस तरह से उसके समरूप या समानांतर रूप में जैसे 2+2 = 4 है, और अगर 8 में आप 2 का भाग देते हैं तो भी 4 आता है। तो यानी कुछ मिलते जुलते से जो चीजें होगी ना समानांतर रूप से, कई बार आपके एग्जाम के अंदर भी कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि आपस में मिलते जुलते होते हैं,
पहले आपने शुरू में देखा कि यार ये प्रश्न तो शुरू में भी आया हुआ है इस तरीके से, और उसी प्रकार का मिलता जुलता प्रश्न भी आपको दोबारा मिल जाए। तो समानांतर रूप से दो इस तरह के परीक्षण जो है वो क्या कहलाता है, कौन सी विश्वसनीयता है? समानांतर रूप विश्वसनीयता, यानी पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। निर्मित किए गए परीक्षण के दो समानांतर रूप बनाए जाते हैं और फिर एक ही समय उन दोनों समानांतर रूपी परीक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है और इन प्राप्त आंकड़ों के दोनों समुच्चयों की तुलना की जाती है। समुच्चय से मतलब वही है जो परीक्षण हम कर रहे हैं, जो भी आंकड़े हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हमारा परीक्षण है, और यदि उनमें संगतता पाई जाती है तो परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है। ये बहुत डीपली चीजें हैं, बहुत गहराई की चीजें हैं। इससे ज्यादा गहराई से वो आपका ये नहीं पूछ सकता। तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग में अच्छे से बिठाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 2 बार सुनो, 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, तो आप ये इस चीज को समझ गए होंगे कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता क्या होती है और समानांतर रूप विश्वसनीयता क्या होती है। जो पहला था परीक्षण पुनर्परीक्षण वाला, उसमें क्या था कि किसी परीक्षण को एक बार क्रियान्वित करने के बाद कुछ समय अंतराल के पश्चात उसी प्रतिदर्श पर जब क्रियान्वित किया जाता है और दोनों बार के जो आंकड़े हैं उनकी सुसंबद्धता को, आंकड़ों की संबद्धता को जांचा जाता है और वो लगभग बराबर से आंकड़े अगर आते हैं तो वो कहलाता है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। और समानांतर रूप विश्वसनीयता क्या होती है? जब हम परीक्षण में जो है निर्मित किए गए परीक्षण में दो समानांतर रूप बनाए जाते हैं, यानी पैरेलल बनाए जाते हैं, साथ साथ मिलते जुलते से इस तरह के परीक्षण बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है समानांतर रूप विश्वसनीयता। एक तीसरा और है सम विषम विश्वसनीयता। हालांकि वो प्रकार दो ही हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी लाइन लिखी और आ जाती है कि एक सम विषम विश्वसनीयता को भी मान लिया जाता है। अब जैसे क्या है कि कोई परीक्षण सहजातीय होता है, तब उस परीक्षण में सम और विषम पदों को अलग अलग कर परीक्षण को दो रूपों में बांट दिया जाता है और उसके बाद समानांतर रूप की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई परीक्षण हमें करना है किसी से संबंधित, चाहे बुद्धि हो चाहे व्यक्तित्व मापन से संबंधित हो, तो उसमें कुछ पद ऐसे हैं। अब जैसे मान लीजिए नंबरिंग के आधार पर तो कुछ सम या विषम के आधार पर उसको अलग अलग जो है उसको बांट दिया जाएगा और उसके बाद में फिर वो उनकी विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। तो ये भी एक प्रकार है। आप तो इसका नाम ध्यान में रख लेना कि एक ये भी आता है और इसमें भी ये इतना ही लिखा हुआ मिलता है, ये एक ही लाइन लिखी मिलती है कि दो रूपों में बांट दिया जाता है और सम विषम में इसको कर देते हैं। तो ये तीन जो इसके प्रकार हो गए, वैसे दो ही हैं। ये तीसरा भी लिख देते हैं साथ में, हालांकि इस तीसरे को कोई इतना ऐसा नहीं माना जाता, ना ही ये इतना प्रयोग में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग इसमें होता है विश्वसनीयता में, वो सबसे पहला होता है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाला, वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पे फिर वो होता है समानांतर वाला, और तीसरे पे फिर ये कभी कभी बहुत कम, रेयर से रेयर सम विषम वाला भी होता है। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना इसको, नाम भी ध्यान में रख लोगे इसका तो वो पर्याप्त है। इसके बाद में एक टर्म आती है कि ये मानक क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है। तो ये नोट से पढ़ने से पहले मैं आपको सीधा ही एक उदाहरण से समझा दूं। जैसे मान लीजिए, जैसे मानक क्या है, तो यानी मानक से मतलब यहां इंग्लिश में इसको नॉर्म्स कहते हैं। एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं, फिर आपके अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि मानक है क्या। देखिए मान लीजिए मुझे आपका टेस्ट पेपर लेना है, या जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट पेपर लेता हूं, तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं उसमें कुछ एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देता हूं, कुछ मानक निर्धारित कर देता हूं। क्या कि 70 से या जैसे 80% से 100 नंबर के बीच में जिन विद्यार्थियों के नंबर आएंगे वो बुद्धिमान बच्चों में आएंगे, यानी सबसे इंटेलिजेंट में आएंगे। 60 से 80 के बीच में आएंगे वो औसत के अंतर्गत आएंगे। और 40 से जो है ये 80 की जगह यहां मैं 79 लिख देता हूं ऊपर, और 40 से 59 के बीच में आएंगे वो आएंगे औसत से कम। और मैंने श्रेणियां निर्धारित कर दी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और इससे भी कम है वो डी ग्रेड।
अब मान लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे आपका क्या लेना है, एक टेस्ट पेपर 100 प्रश्नों का, 100 ही अंकों का है। उस टेस्ट पेपर में मैंने पहले से ही मानक निर्धारित कर रखे हैं कि जिनके 80 से 100 के बीच अंक आएंगे वो बुद्धिमान की श्रेणी में आएंगे, 60 से 79 तक आएंगे वो औसत की श्रेणी में, और जो औसत से कम, जिनके 40 से 59 है, वो औसत से कम की श्रेणी में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी का नाम है रामलाल। अब रामलाल के कितने नंबर आए? रामलाल ने पेपर दिया, अब रामलाल ने ढंग से मेहनत की नहीं, मैंने जो बताया था उसको, हर चीज को फॉलो किया नहीं, तो रामलाल के नंबर आ गए, कितने आ गए? 64। तो अब रामलाल जो है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों कैटेगरी में रामलाल कौन सी श्रेणी में आएगा? कौन सी श्रेणी में आएगा? तो आप कह सकते हैं सर रामलाल के 64 नंबर हैं, यानी 60 से 79, तो यानी इस श्रेणी में, औसत की श्रेणी में रामलाल का कौन सा श्रेणी है? औसत की श्रेणी में रामलाल आएगा। तो ये जो मैंने पहले से ही एक निर्धारित कर रखा है, एक मानक निर्धारित किया है, यही चीज कहलाती है मानक। यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं उसमें मानक अत्यंत आवश्यक होते हैं। किसी भी परीक्षण, जो परीक्षण के साथ में एक मैनुअल तैयार की जाती है, ये जो पूरा मैंने एक जो बताया है शुरू में, इसको मैनुअल ही बोलते हैं। और उस मैनुअल में परीक्षण की सामान्य जानकारी के अलावा परीक्षण के मानकों का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये पूरा है, ये मैनुअल ही है पूरा। हर चीज का मैंने पहले बता दिया, इतने से इतने के बीच आएगा, इतने से इतने के बीच आएगा, तो वो इसमें आएगा। तो ये जो चीज कहलाती है, इसी को ही हम कहते हैं मानक। तो नॉर्म्स क्या होते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मानक अत्यंत आवश्यक होते हैं। किसी भी परीक्षण के साथ एक मैनुअल तैयार की जाती है और उस मैनुअल में परीक्षण की सामान्य जानकारी के अतिरिक्त परीक्षण के मानकों का भी उल्लेख किया जाता है। ये मानक ये कौन से हैं? जो मैंने अभी आपको समझाया था, इतने से इतने के बीच आएंगे, इतने से इतने के बीच आएंगे, इतने से इतने के बीच आएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई मनोवैज्ञानिक है और वो बुद्धि का परीक्षण कर रहा है, उसको एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करना है, किसका? बुद्धि का मापन से संबंधित। भाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसका होगा? मनोवैज्ञानिक गुणों का। मनोवैज्ञानिक गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण में कौन सा है? बुद्धि है। अब मुझे बुद्धि का मापन करना है, तो बुद्धि के मापन के लिए मैंने जैसे मान लीजिए 50 पद बनाए मैंने। पद का मतलब आइटम यानी क्वेश्चन। अब वो 50 पद मैं जब बच्चों को दूंगा, जैसे जो किशोर अवस्था के बालक हैं, मुझे उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है उनकी बुद्धि का। तो वो 50 पद जब मैंने उनको दिए, तो मैं पहले से ही एक निर्धारण करूंगा कि जैसे 50 हैं, 50 क्वेश्चन है और 50 ही नंबर के हैं, यानी एक पद एक नंबर का। तो मैं निर्धारित करूंगा कि 40 से 50 पद के बीच में जिनके सही होते हैं, जो सही कर पाए, वो बुद्धिमान में आएंगे। जिसके मान लीजिए 30 से लेकर के 39 तक आए, वो औसत में आएंगे। फिर इससे कम वाले औसत से कम वाले में आएंगे। तो मैंने वो जो चीज ऑलरेडी पहले से तैयार कर ली, मेरे इस परीक्षण को तैयार करने के साथ साथ मैंने कुछ मानक निर्धारित कर दिए। ये जो है, ये क्या है? ये मानक ही है, ये नॉर्म्स हैं। अब आप में से किसी का, जो भी मान लीजिए आप में से कोई रामलाल है, और वो रामलाल का जब मैंने, आप मान लीजिए रामलाल कौन सी अवस्था का बालक है? किशोर अवस्था का बालक है। और किशोर अवस्था का बालक है रामलाल का, उसका मैंने परीक्षण किया, और ये मनोवैज्ञानिक जब सब बालकों का परीक्षण किया, तो रामलाल जो है वो 45 नंबर लेकर के आया। इसका मतलब रामलाल किस श्रेणी में आ जाएगा? बुद्धिमान की श्रेणी में आ जाएगा। तो वो कब मैंने माना? जब मैंने पहले से कुछ नॉर्म्स निर्धारित कर दिए हैं। बस इतनी सी बात है, और इसमें कोई, ये चीज आपके समझ में आ गई तो कैसे भी घुमा के दे देगा। और इसके साथ ही मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी को ही ऑथेंटिक मानना। ये चीज मैं पहले दिन ही जब वीडियो लेक्चर में शुरू करता हूं, मैं उसी दिन ही कह देता हूं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं तो उसका हर चीज का प्रूफ है मेरे पास, कि मैंने जो पढ़ाया है, तो हाँ, उसका ऑथेंटिक हर चीज का प्रूफ है मेरे पास में। तो कल को मेरे पढ़ाए हुए में कोई अगर दिक्कत भी होती है, आज तक तो कभी हुई नहीं, कभी होती भी है, तो फिर प्रूफ है अपने पास इस हर चीज का। तो ये ध्यान रखना इस चीज को थोड़ा सा।
क्योंकि मैंने सामान्यतः देखा है कि जो विद्यार्थी होता है वो एक से ढंग से नहीं पढ़ता, उसको 3-4 कोर्स वो ले लेता है अलग अलग जगहों से। उसके भी नोट्स ले लेगा और इसके भी नोट्स ले लेगा और उसके वीडियो लेक्चर भी देखेगा, और फिर उसका क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। यानी जिसको आप कंफ्यूज कहते हो, यानी कान उसके क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब इतनी जगह से कोई चीज आदमी सुनेगा तो क्या होगा, कंफ्यूज ही होगा। सामान्यतया एक परीक्षण की वैधता व विश्वसनीयता जांच लेने के बाद उस परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है। मतलब बड़े प्रतिदर्श से मतलब आप वही एक सैंपल से समझ लीजिए, या एक बड़े स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है और उस बड़े प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त अंकों से मानकीकृत अंकों को प्राप्त किया जाता है। इस मानकीकृत अंकों की सहायता से उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या हेतु श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। तो ये लंबी चौड़ी जो लिखी है बातें, ये सारा इसका अर्थ वही है जो मैंने यहां आपको ऊपर इस मानक में समझाया है। तो वो कुछ और अच्छी लैंग्वेज है ताकि कभी एग्जाम में कभी आती है, क्योंकि देखिए मुझे दोनों चीजें लिखनी होती है। मैं कोई सरल भाषा लिखता हूं तो उसके साथ साथ मुझे वो मनोवैज्ञानिक वो भाषा भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे वही टर्म इस्तेमाल यहां करेगा, वो यही टर्म देगा, मैनुअल यूज कर लेगा या कभी उसमें कुछ और दे देगा। तो आपकी ये जो लैंग्वेज है ये चीज होनी चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण वाला टॉपिक जो है ये आपका कंप्लीट होता है, ये विधि कंप्लीट होती है। और अभी हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से पढ़ रहे हैं। अभी अभी जो हमारी क्लासें चल रही है ये सबसे महत्वपूर्ण क्लासें चल रही है। और बाकी जैसे कई सिद्धांत देखिए कोई मुश्किल नहीं है, जैसे अधिगम के सिद्धांत हैं, अब उनमें कुछ नहीं है, आपने भी पहले सैकड़ों बार पढ़े होंगे। जैसे रीट का एग्जाम है उसमें अधिगम के सिद्धांत हैं, वो चीजें कुछ फैक्चुअल ज्यादा होती है उसमें कि इसने ये सिद्धांत दिया, इस पे प्रयोग किया, इस पे परीक्षण किया, ये निष्कर्ष निकाला। उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई माथापच्ची वाला काम नहीं है उनमें। ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से बार बार वीडियो लेक्चर को बार बार सुनो, तब जाकर के आपकी वो चीजें दिमाग में बैठेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।